मेहमानों का, सभी समाज सेवियों का यहाँ सभागार में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप निसंदेह सच्चे समाज सेवी हैं। अब आप कहोगे कि सच्चे समाज सेवी कैसे हैं? सच्चे समाज सेवी की पहचान ये होती है कि जो व्यक्ति, सबसे पहले तो मैं इतनी संख्या में जो समाज सेवी पहुंचे हैं उनके स्वागत में दो बात कहना चाहूंगा। इतनी संख्या में जो समाज सेवी पहुंचे हैं इस आर मंडल के भिन्न भिन्न कोनों से, उनके स्वागत में दो शब्द कहना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि है समाज सेवियों, आप आग नहीं, आप आरती हैं। आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, आप समाज हित के लिए यहाँ आए हैं, समाज हित के लिए आप एकत्रित हुए हैं। मैं कहूंगा कि हे समाज सेवियों, आप आग नहीं, आप आरती हैं। आपने भाव ही नहीं, आपने भाव ही नहीं। बहुत से लोगों में भाव तो होते हैं, परंतु उस काम को आगे बढ़ाने में घर से बाहर पांव रखने की क्षमता नहीं होती, सिर्फ भाव भाव होते हैं। परंतु आप वो शख्स हैं, वो पर्सनैलिटीज हैं, आप में भाव भी हैं और आप सच्चे भारतीय भी हैं। समय देना मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे मूल्यवान चीज़ है कि अपनी जिंदगी का समय देना किसी चीज़, किसी भी धन से ऊपर होता है। आप सबने आपके जीवन का अमूल्य समय इस काम के लिए दिया, वो भी संडे के दिन दिया, इसलिए आपको विशेष तालियां नहीं करते। आप क्विकली देखेंगे कि हम आज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्ट्रेट अवे गेट टू द एजेंडा एंड जस्ट रन थ्रू द प्रेजेंटेशन। जो हम देखेंगे कि क्या हम करना चाह रहे हैं, आप लोगों को किस लिए बुलाया है, हम क्या करना चाह रहे हैं, आपके हमारे सामने क्या विकल्प है इस ड्रग से लड़ने के लिए, और उसमें आप सब लोग के सुझाव और आप सब लोगों की सजेशंस लेकर के एक ऐसा रोड मैप हम बनाना चाहते हैं कि हम इस रीजन को नशा मुक्त कर सके, हम हमारे बच्चों की जान बचा सके। हमारे बहुत सारे बच्चे आज इस चक्कर में बढ़ चुके हैं और लड़ रहे हैं जिंदगी और मौत से। तो जो बैक टू लाइफ नाम का प्रोग्राम यहाँ से आज शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि हम जिंदगी में उनकी वापसी कराना चाहते हैं। तो वो क्या समस्या है, किस तरह से हम काम करके आ रहे हैं और आगे हमने क्या करना चाहिए, तो क्विकली एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम देखते हैं, उसके बाद हम हाउस ओपन करते हैं सेशंस के लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड लेट अस जस्ट सी कि हमारे सामने क्या समस्या है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन गुरजात्मक शब्दों और इस मार्गदर्शन के लिए जो लगातार प्रयास फाउंडेशन को मिलता है साल 2000 से। सबसे पहले हम आप सभी का यहाँ पर पहुँचने के लिए तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं। और गंभीर मुद्दा इसलिए है कि जब आप कुछ ना कर पाए तो आपको किसका सहारा लेना होगा। यहाँ पर जो भी शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए हैं उनका अगर मैं हिंदी में भावनात्मक उच्चारण करूँ तो एक कहानी यहाँ पर निकल कर आती है जो मात्र 1 मिनट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फतेहाबाद की धरती पर जब साहब एज एन एसपी अपनी सेवाएं दे रहे थे तो एक लड़की थी जो इमोरल एक्ट में जब पकड़ी गई, और सर की एक हमेशा से एक आदत रही है कि जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता था तो उससे बात करते थे कि आपको मालूम था कि ये क्राइम है, ये सही नहीं है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, आपकी मजबूरी थी, कोई व्यवस्था थी, क्या वजह रही थी इसके पीछे। तो जब एक बच्ची 15-16 साल की उम्र की इमोरल एक्ट में पकड़ी गई, साहब ने उससे बातचीत की कि आप इस एक्ट में क्यों, इस वारदात में क्यों संलिप्त पाए गए। तो उस बच्ची ने जो जवाब दिया, वो जवाब आज हम 22 साल बाद इस मंच पर दोहराना चाहेंगे और आपका भी ओपिनियन चाहेंगे कि उस बच्ची की उस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन था, उसका हल क्या हो सकता था। उस बच्ची ने कहा कि उसके पिता ड्रग्स लेते हैं और एक दिहाड़ी मजदूर हैं और एक संपन्न परिवार के, किसान परिवार के पास वो काम करते हैं, और बदले में वो परिवार जो है उनको पैसे नहीं, नशा भी देता है। और इस नशे की वजह से लगातार उनको जो शारीरिक रूप से जो क्षमता थी उसके पिता की वो खत्म हो गई, वो काम करने लायक नहीं बचे, लेकिन नशे की जरूरत, वो तलब उनके अंदर जागी रही। इसलिए उन्होंने उस अनार्य परिवार के आगे मुझे काम करने के लिए भेजा, जो सिर्फ एक शाब्दिक बहाना था उस लड़की के यौन शोषण का। यहाँ पर उस दलदल में वो बच्ची इस तरह धंसती चली गई कि उसे अंधकार नजर आया और उसने मजबूरी में इस चीज को स्वीकार कर लिया कि शायद यही उसकी जिंदगी, उसकी किस्मत में लिखा था। साहब ने उससे फिर पूछा कि अगर आपको इतनी समस्या थी तो आपने परिवार के किसी और सदस्य से बात क्यों नहीं की।
कि आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके साथ सही नहीं हो रहा है। तो उस बच्ची का जवाब था कि पिता इतने क्रूर थे कि घर का कोई भी सदस्य उनके आगे जुबान नहीं खोल सकता था। हमें डर था कि यदि हमने आवाज उठाई तो और प्रताड़ना सहनी पड़ सकती है, इसलिए लगा कि किसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया, आपने पुलिस की हेल्प क्यों नहीं ली? तो बच्ची इतनी डरी हुई थी, उसे लगा कि मैं जो परिदृश्य देखती थी बाहर, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये पुलिस शायद मेरी बात ना सुन पाए या मैं पुलिस तक ना पहुंच पाऊं, और कहीं रास्ते में ही मुझे इन लोगों ने नोटिस कर लिया या मुझे पकड़ लिया गया तो शायद मेरी प्रताड़ना और बढ़ जाएगी। ये मजबूरी थी कि मैं पुलिस तक भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पुलिस स्टेशन का रास्ता मुझे नहीं पता था, वहाँ का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। तो इस स्थिति को जब सुनने के बाद लगातार 3 दिन तक हमारे साहब को नींद नहीं आई। उनको लगा कि शायद सिर्फ पुलिसिंग काफी नहीं है समाज से इस तरह के दर्द को कम करने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने प्रयास संस्था का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के कुछ चुनिंदा लोगों को जो एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझते हैं कि जो भी काम भगवान ने हमें दिया है, आज हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, जो भी आय हम अर्जित कर रहे हैं, ये हमारा एक दायित्व है अपने जिंदगी के प्रति। लेकिन हमारे देश के प्रति जो दायित्व है, उन चुनिंदा लोगों को चुन करके एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी था, जो कि प्रयास फाउंडेशन के नाम से उभर कर सामने आया। और फतेहाबाद की धरती पर जब वो कुछ हीरे जुड़े, उन लोगों ने पब्लिक के बीच में रह करके सिर्फ बातों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि किसी को नशे की वजह से कोई समस्या है तो हमें बता दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट पुलिस तक पहुंचना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। कहीं कोई डर था, कोई उन्हें दिक्कत थी, किसी भी तरह की परेशानी थी, तो वो समाज के लोगों ने ही दूर की। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आती उन चुनिंदा प्रयास के लोगों के पास, उन सदस्यों के पास, तो वो सूचना तुरंत साहब के पास पहुंचती और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उस समस्या का समाधान जो है वो पैनल में होता जा रहा था। तो एक सरल सा उपाय था प्रयास फाउंडेशन का, जो एक लगातार मिशन बनता चला गया। और आप यकीन मानिए, इस मिशन में लगातार जुड़ते हुए पूरे हरियाणा के लोगों को जोड़ा और लाखों लोगों को नशा मुक्त करते हुए मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का कार्य किया है। नहीं कहते कि आप बहुत स्पेशल हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रिकॉग्निशन की तलाश में निकल पड़ते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमें शाबाशी दे कौन सकता है। तो एक सस्ता सा विकल्प दिखता है उन्हें कि कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ लोग शराब पी रहे हैं। टीनेज की बात है, जो लगभग 13 से 18 साल के बच्चों में शुरुआत देखी जाती है स्टडीज के अनुसार। उन्हें लगता है कि शायद ये चुनिंदा लोग सिगरेट पीते हैं, चुनिंदा लोग छुप करके शराब पीते हैं, तो हम भी स्पेशल बन जाएंगे। और उन 4 लोगों के ग्रुप में जैसे उसकी एंट्री होती है, तो जैसे पहला पफ लगता है कि तुम मेरा दोस्त नहीं